जिसकी डेप्थ की कोई सीमा नहीं और इस गहराई का अंत कहां पे हो रहा है हमें नहीं पता। सोशलिज्म जिसे हम समाजवाद भी कहते हैं वर्सेस कैपिटलिज्म जिसे हम पूंजीवाद भी कहते हैं। ट्रेआर्क ने स्ट्रैटेजिक खेला और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ट्रेआर्क ने जो कुछ भी किया सही किया मेरे हिसाब से। लेकिन ये काम रियल लाइफ में कितनी टफ हो सकती है उसे बहुत बारीकी से इस गेम के दौरान पोर्ट्रे किया गया। लाइफ रिस्क होती है लेकिन इस गेम के दौरान इसे बखूबी जितना हो सके रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है और वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार है। वो दैट लेवल ऑफ बॉन्डिंग इज वेल पोर्ट्रेड इन दिस कैंपेन यानी मॉडर्न वॉरफेयर सीरीज की मल्टीप्लेयर। अगर हम उसकी तुलना ब्लैक ऑप्स सीरीज के मल्टीप्लेयर के साथ करेंगे तो इन दोनों के बीच हमें एक फंडामेंटल डिफरेंस देखने को मिलेगी। अब हम समझते हैं आर्केडिश और टैक्टिकल के बीच क्या डिफरेंस होता है, लेकिन समय के साथ ये चीज भी थोड़ी इंप्रूव होती गई। डिफिकल्टी और गेम प्ले के बीच एक बैलेंस लाया। लॉन्च के दौरान इट हैड सीवियर क्रैश इश्यूज। ये ट्रेआर्क की पुरानी प्रॉब्लम। तो हिस्ट्री या फिर इतिहास के कई सारे पहलू है। किसी के लिए ये सिर्फ एक सब्जेक्ट है तो किसी के लिए सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास करने का जरिया, तो किसी के लिए पास डजंट मैटर। लेकिन इन सब को छोड़कर भी हिस्ट्री की एक और साइड है, एक और पहलू। हिस्ट्री या इतिहास एक ऐसा गहरा समुद्र है जिसकी गहराई में हम जितना जाते रहेंगे वो खत्म ही नहीं होगा। इट्स लाइक एन एंडलेस ओशन। ये एक एंडलेस ओशन की तरह है। डेप्थ इज एंडलेस। कहने का मतलब है कि इसकी जो डेप्थ है दैट इज एंडलेस, जिसकी डेप्थ की कोई सीमा नहीं और इस गहराई का अंत कहां पे हो रहा है हमें नहीं पता। दिस इज द बेस्ट थिंग अबाउट हिस्ट्री। तो हिस्ट्री रहस्य से, मिस्ट्री से भरी हुई। अब मैं ये सारी बातें क्यों कर रहा हूं? क्योंकि यही चीज डेवलपर ने बड़े बखूबी तरीके से वीडियो गेम्स में भी अप्लाई करी है। मूवीज भी हम देख सकते हैं हिस्ट्री के ऊपर बेस्ड तमाम मूवीज, दोज आर ग्रेट इन देयर ओन रेस्पेक्टिव वेज। लेकिन उसे छोड़कर भी गेमिंग इंडस्ट्री में भी हिस्ट्री ने कमाल की कंट्रीब्यूशन करी और आज हम उसी में से एक गेम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर। तो नाम से ही पता चल रहा होगा ये गेम जो है वो कोल्ड वॉर पे बेस्ड है। लेकिन इसे छोड़कर भी हिस्ट्री से बेस्ड, हिस्ट्री के ऊपर कई सारे गेम्स पहले भी बन चुके हैं। बढ़िया बढ़िया टाइटल्स हिस्ट्री पे बेस्ड है, सच एज द वन एंड ओनली लेजेंडरी एसासिन्स क्रीड टाइटल। तो इस चैनल पर मैं एसासिन्स क्रीड के गेम्स भी कवर करूंगा बहुत जल्द, लेकिन फिलहाल हम कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर के बारे में बात करेंगे। तो बेसिकली ये रिव्यू है, ये 3 हिस्सों में बटी हुई है। नंबर 1 द सिंगल प्लेयर कैंपेन, नंबर 2 इज द मल्टीप्लेयर एंड नंबर 3 इज द वन एंड ओनली ट्रेआर्क्स सिग्नेचर ज़ॉम्बीज मोड। तो सारी चीजों को हम अच्छे से कवर करेंगे और कंक्लूजन तक पहुंचेंगे कि क्या आपको ये गेम 2023 में खेलनी चाहिए और अगर खेलनी भी चाहिए तो कौन से टाइम पे ऑन करनी चाहिए। इन तमाम विषय पे आज हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं सिंगल प्लेयर कैंपेन की तरफ। सिंगल प्लेयर कैंपेन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले बैकग्राउंड को थोड़ा समझ लेते हैं। तो कोल्ड वॉर एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो एक्चुअली यूएसए और रशिया के बीच हुई थी। कई सारे रीजंस है, उनमें से एक रीजन है सोशलिज्म जिसे हम समाजवाद भी कहते हैं वर्सेस कैपिटलिज्म जिसे हम पूंजीवाद भी कहते हैं। तो बेसिकली ये कॉन्फ्लिक्ट था, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स थे, दिस इज वन ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट्स। लेकिन हम उतने डिटेल में नहीं जाएंगे, वैसे भी ये टॉपिक अपने आप में ही बहुत बढ़िया टॉपिक है। सो हम फिर कभी इन टॉपिक्स पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल विल स्टिक टू आवर गेम प्ले रिव्यू ओनली। तो यहां पर ट्रेआर्क ने बड़ा स्ट्रैटेजिक खेला। तो मॉडर्न वॉरफेयर की वीडियोस में हमने बात करी थी कि इन्फिनिटी वॉर्ड ने कैसे सेफ खेला। अगर हम रिबूटेड सीरीज की बात करें तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे होंगे तो
मैं रिकमेंड करूंगा कि मॉडर्न वॉरफेयर, रिबूटेड मॉडर्न वॉरफेयर 1 एंड रिबूटेड मॉडर्न वॉरफेयर 2 के जो वीडियोस है वो पहले जाकर आप मेरे चैनल पर देख लीजिए, जो मैंने पहले अपलोड कर रखी है, फिर इस वीडियो को आप जरूर देखें तो एक लिंक इस्टेब्लिश हो पाएगा। लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ। सो जैसा मैंने वहां डिस्कस करा था, इन्फिनिटी वॉर्ड ने सेफ खेला, सीरीज को रिबूट ही कर डाली, पुरानी सीरीज के साथ छेड़खानी करी ही नहीं। ट्रेआर्क ने स्ट्रैटेजिक खेला, और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ट्रेआर्क ने जो कुछ भी किया सही किया मेरे हिसाब से। ट्रेआर्क ने रिबूट नहीं करी। यस, दिस इज द बिगेस्ट थिंग दे हैव डन। उससे मुझे बहुत खुशी हुई। तो दरअसल ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर को ब्लैक ऑप्स 1 और ब्लैक ऑप्स 2 के बीच फिट किया गया, प्लेस करा गया। ब्लैक ऑप्स 1 आपको शायद याद होगा 2010 या 2010 में रिलीज हुई थी, विच वॉज अ लेजेंडरी गेम। यू शुड प्ले दैट। मैं अलग से रिव्यू जरूर बनाऊंगा ब्लैक ऑप्स पे, वो डिजर्व करती है एक अलग से रिव्यू मैं बनाऊंगा। और फॉलोड बाय इट्स सीक्वल कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स 2 रिलीज्ड इन द ईयर 2012 या 2012। वो भी अपने आप में एक लेजेंडरी गेम है, वो भी अलग से एक रिव्यू डिजर्व करती है। तो वो सारे रिव्यूज मैं बनाऊंगा, बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊंगा। तो इन दोनों के बीच ट्रेआर्क ने एक गैप देखा, और उस गैप को ध्यान में रखते हुए ट्रेआर्क ने बड़ी आसानी से कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर को यहां पर फिट कर दिया। 1980s पे भी बेस्ड है, सारी चीजें एकदम बराबर फिट हो गई पजल में, और अच्छे से हमें एक बहुत बढ़िया टाइटल मिल गया। अलोंगसाइड द लेजेंडरी कैरेक्टर्स, कुछ ओजी कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करे गए हैं, उनके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो बहुत बढ़िया तरीके से ट्रेआर्क ने यहां स्ट्रैटेजिक खेला, इमोशन के साथ खिलवाड़ नहीं की गई ज्यादा। इट वॉज ए डिसेंट कैंपेन, बहुत बढ़िया कैंपेन है। मैं आगे जाकर बताऊंगा, प्रोज एंड कॉन्स दोनों ही है, सारी चीजें डिस्कस करेंगे हम, लेकिन बखूबी तरीके से इसे निभाया गया। एक ओजी कैरेक्टर की यहां इंट्रोडक्शन करवाई गई जिसका नाम है रसेल एडलर। वो कैरेक्टर भी अपने आप में शानदार है। मान लीजिए अगर मेसन या वुड्स या हडसन ये नहीं भी होते, तब पर भी मान लीजिए सिर्फ रसेल एडलर और उसकी खुद की टीम होती और ये अपने आप में एक गेम होता, तब पर भी ये बहुत ही बढ़िया साबित होती। मेरा यकीन मानिए, इस गेम में वो पोटेंशियल है, ये मुझे लगा। तो गेम प्ले की सबसे बड़ी जो चीज ओपनिंग होती है, धमाकेदार ओपनिंग होती है फ्रैंक वुड्स, एलेक्स मेसन एंड रसेल एडलर के साथ, और बहुत सारे हमें चॉइसेस का भी यहां ऑप्शन मिल जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे कैंपेन में एक बहुत स्पेसिफिक चीज इंट्रोड्यूस की गई, दैट इज द डायलॉग सिलेक्शन। क्या ये डायलॉग सिलेक्शन आरपीजी गेम्स की तरह है? यकीनन नहीं। इट इज कॉल ऑफ ड्यूटी ऑफ कोर्स, तो आरपीजी जैसी चीज हम यहां एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हां, वन थिंग इज फॉर सर्टेन, डायलॉग सिलेक्शन आपके कॉन्सिक्वेंस पे थोड़ा भी हो तो इंपैक्ट डालेगी। अगर आपने सही डायलॉग सिलेक्ट नहीं किया तो शायद यहां पे जो साइड ऑप्स है, यहां पे कुछ साइड ऑप्स भी है, वो साइड ऑप्स शायद अनलॉक ना हो। और अगर आपने सही से डायलॉग सिलेक्शन करी तो वो जो साइड ऑप्स है वो भी अनलॉक हो जाएगी। तो ये एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी यहां पे। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं हर एक रिव्यू को स्पॉइलर फ्री रखना चाहता हूं। मेरी अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव स्पॉइलर फ्री वीडियोस होती है, तो इसीलिए मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। बस मैंने आपको थोड़ी क्लैरिटी दी, थोड़ी आइडिया दी, ताकि आप इस मैकेनिक्स को थोड़े से समझ पाओ। दैट इज वन ग्रेट थिंग। लॉक पिकिंग एक बहुत बढ़िया मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करी गई है, जो अपने आप से नहीं होगा बटन होल्ड करने से। यहां पे पेशेंटली लॉक पिकिंग, आपको एकदम पेशेंस रखना पड़ेगा, आपको एकदम आराम से यू हैव टू टेक योर टाइम एंड पिक अप द लॉक। तो लॉक पिकिंग पर ध्यान दी गई है। इट्स नॉट जस्ट मेयर होल्डिंग अ बटन, ई होल्ड करे या फिर एक्स बॉक्स में एक्स होल्ड करके आप ओपन कर ले, नो, इट इज नॉट लाइक दैट। एक और सबसे खास बात यहां कैंपेन की मुझे लगी, दैट इज द डबल एजेंट मिशन। इट्स ग्रेट। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको एक हेडक्वार्टर में
केजीबी हेडक्वार्टर में घुसकर एक डबल एजेंट बन के एक इंटेल चुरानी है या तमाम इंटेल्स चुराने हैं और एक स्कूप बनानी है मिशन के लिए। लेकिन ये काम रियल लाइफ में कितनी टफ हो सकती है उसे बहुत बारीकी से इस गेम के दौरान पोर्ट्रे किया गया है। ऑल्दो आई नो दैट रियल लाइफ में ये काम हद से ज्यादा टफ है, लाइफ रिस्क होती है, लेकिन इस गेम के दौरान इसे बखूबी जितना हो सके रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया गया है और बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस आपको यहां देखने को मिल जाएंगे। इट्स नॉट अ लीनियर कॉन्सिक्वेंस, आपकी चॉइस पे वो कॉन्सिक्वेंस डिपेंड, एंड कंक्लूजन एक ही जगह पे जाएगी, दैट इज वन थिंग, लेकिन उसे पहुंचने के तमाम अलग अलग लेन से अलग अलग रास्ते। दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट द कैंपेन एंड इट इज रियली एंगेजिंग। एक सेकंड के लिए भी बोरिंग वाली फीलिंग नहीं आई यहां पे। इट वॉज वे टू अमेजिंग। इतने बढ़िया तरीके से इस कैंपेन को बखूबी पोर्ट्रे किया गया है। इसके अलावा यहां पर आपको वियतनाम के मिशंस भी देखने को मिल जाएंगे। जो वियतनाम वॉर हुई थी उसके जो मिशंस है वो भी आप अभी देख सकते हो, वो मिशंस भी बखूबी निभाए गए। मैं स्टोरी एस्पेक्ट पे ज्यादा नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ बहुत बहुत माइन्यूट छोटी छोटी डिटेल्स का ध्यान रखा गया है। कॉल ऑफ ड्यूटी इज नोन फॉर, तो हिस्टोरिकल एक्यूरेसी के संदर्भ में ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे बहुत अच्छे लगते हैं ऐसे हिस्टोरिकल गेम्स, बारीकी से माइन्यूट डिटेल्स का ध्यान रखा गया है, बड़ी बखूबी से सारी चीजें निभाई गई। अब क्या है कि जो मैं स्टार्टिंग में बात कर रहा था हिस्ट्री के बारे में, हिस्ट्री इज लाइक अ डीप ओशन, इसकी गहराई का शायद ही कोई अंत है, एंड दैट मेक्स हिस्ट्री वेरी स्पेशल। और उसे पढ़ने के बजाय अगर हमने सिमुलेट किया और थोड़ी भी हो एग्जैक्ट एक्यूरेटली, कोई नहीं निभा सकता। इट इज इम्पॉसिबल कि हम अभी, इट्स काइंड ऑफ इम्पॉसिबल, फिलहाल तो अभी इम्पॉसिबल है कि हम पास्ट में जाए और क्या हूबहू इवेंट्स हुई थी उसे एक्सप्लोर करें या अनवील करें, वो तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, हम क्लोज तो पहुंच ही सकते हैं ना, जो हमने बुक्स में पढ़ा है, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ा है, उसे हम सिम्युलेट तो कर सकते हैं ना, उस चीज को एक्सपीरियंस तो कर सकते हैं ना। वही सारी चीज ट्रेयार्क ने बहुत अच्छे से निभाई है इस गेम के दौरान। इट रियली फील्स लाइक यू आर अ सोल्जर ऑफ द वियतनाम वॉर एंड यू हैव फेस्ड द वॉर इटसेल्फ। दैट इज द फीलिंग, द सिम्युलेशन, द हिस्ट्री सिम्युलेशन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका ग्रेटेस्ट एग्जांपल तो ऑफ कोर्स हम सबके मन में एसासिन्स क्रीड आ रही है, जो कि हिस्ट्री, द ग्रेटेस्ट हिस्ट्री सिम्युलेटर। एसासिन्स क्रीड पे मैं अलग सीरीज बनाऊंगा, सारे तमाम गेम्स में रिव्यू करूंगा, डोंट वरी। मैं बहुत जल्द एसासिन्स क्रीड के भी वीडियोस लेकर आऊंगा। इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्ट्री सिम्युलेटर्स। सारी चीजों को बड़ी बखूबी के साथ निभाई गई है और ये मुझे बहुत अच्छी लगी इस कैंपेन के दौरान। साइड मिशंस भी है, साइड ऑप्स भी है, तो जिनका ब्रदर्स इन आर्म्स हम कह सकते हैं, फ्रैंक वुड्स और एलेक्स मेसन साथ में जाते हैं एक्सप्लोर करने, और काफी मजेदार तरीके से उनके बीच की जो दोस्ती है, जो फ्रेंडशिप है, वो बहुत गहराई से अच्छे से ट्रेयार्क ने पहले की तरह पोर्ट्रे किया है। जबकि मुझे ब्लैक ऑप्स के मुकाबले थोड़ी फीकी लगी, लेकिन इट्स ओके। वो एक दूसरे के लिए अपनी जान देने को तैयार है। वो दैट लेवल ऑफ बॉन्डिंग इज वेल पोर्ट्रेड इन दिस कैंपेन। स्पेशली अगर जब आप साइड ऑप्स खेलोगे, तो साइड ऑप्स के दौरान ये चीज आपको बहुत अच्छे से रियलाइज होगी कि किस प्रकार इन दोनों की दोस्ती को बखूबी निभाया। एक पुराना कैरेक्टर आपको शायद याद होगा, जेसन हडसन CIA, वो भी इंट्रोड्यूस किया गया है कैंपेन में, तो उसकी पर्सनालिटी भी थोड़ी सी रीडिफाइन करी गई है, जो मुझे अपने हिसाब से अच्छी लगी। एंड तो जेसन हडसन को ब्लैक ऑप्स 1 में जैसा पोर्ट्रे किया गया था, उसके मुकाबले मुझे थोड़ी सी वीक लगी। मुझे लगा कहीं ना कहीं उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट में थोड़ी सी कमी रह गई, जो कि होनी चाहिए थी, बट इट्स ऑल राइट। दरअसल बहुत सालों बाद 2012 में रिलीज हुई थी ब्लैक ऑप्स 2, उसके बाद इतने सालों के अंतराल में ये गेम ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर एक्चुअली रिलीज हुई 2020 में। तो 8 सालों का गैप, दे माइट हैव बीन डिस्कनेक्टेड विद दैट,
तो वो डिस्कनेक्ट हो चुके थे, शायद इस वजह से ये लिंक कट हो गया होगा, बट इट्स ऑल राइट। कैरेक्टर्स को अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। जो रसेल एडलर की अपनी जो टीम है वो भी अपने आप में बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से पोर्ट्रे किया गया है। लेकिन एज ऑलवेज अगेन एक कमी आपको यहां पे खटकने लगेगी। द कैंपेन इज एक्सट्रीमली शॉर्ट। करेक्ट। अगर आप कॉल ऑफ ड्यूटी के पेशेवर प्लेयर हो, प्रो प्लेयर हो, मेरा यकीन माने आप इस कैंपेन को 3, 3.5, ज्यादा से ज्यादा 4 घंटे में समाप्त कर लोगे। अगर आपको आप फेमिलियर हो इस गेम प्ले के साथ कॉल ऑफ ड्यूटी से, तो 4 घंटे में आप कंप्लीट कर लोगे, दैट टू ऑन अ रेगुलर डिफिकल्टी जो कि नॉर्मल डिफिकल्टी यहां मानी जाती। तो ये खटकती है क्योंकि डेवलपर्स अभी मल्टीप्लेयर सेंट्रिक होते जा रहे हैं। इट्स ओके, मल्टीप्लेयर अपने आप में एक अच्छी चीज है, लेकिन उसके चलते कैंपेन छोटी हो रही है। दैट इज नॉट ओके टू सम एक्सटेंट। तो ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ लगा मुझे। जस्ट मजा आने ही लगा था कि एंडिंग तक पहुंच गया मैं। और मल्टीपल एंडिंग है, बाय द वे, मल्टीपल एंडिंग इज देयर, दैट इज वन ऑफ द बिग थिंग। ओके, एक कैनन एंडिंग है तो 2 नॉन कैनन एंडिंग है। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाँ ऑफ कोर्स एक कैनन एंडिंग होगी, 2 नॉन कैनन एंडिंग होगी। सो दैट इज द बेस्ट पार्ट। कैंपेन इज शॉर्ट, अदरवाइज इट इज ओके। तो कैंपेन की अगर स्पेसिफिक रेटिंग की मैं बात करूं तो इट्स 8 और 9 आउट ऑफ 10। 9 आउट ऑफ 10 विल बी ओके। अब 10 आउट ऑफ 10 आसानी से हो जाती, लेकिन चूंकि ये एक बहुत छोटी कैंपेन है, सो इस वजह से ये मार्क्स मुझे डिडक्ट करना पड़ा। तो चलिए अब हम बात करेंगे मल्टीप्लेयर के बारे में। तो इन्फिनिटी वॉर्ड की जो मल्टीप्लेयर है, यानी मॉडर्न वॉरफेयर सीरीज की मल्टीप्लेयर, अगर हम उसकी तुलना ब्लैक ऑप्स सीरीज के मल्टीप्लेयर के साथ करेंगे तो इन दोनों के बीच हमें एक फंडामेंटल डिफरेंस देखने को मिलेगा। ऑल्दो कॉल ऑफ ड्यूटी की सारी जो कैंपेन होती है वो आर्केडिश ही होती है। मैं अब डिफरेंस भी बताऊंगा आर्केडिश और टैक्टिकल गेम प्ले के बीच क्या डिफरेंस होती है। मैं लगभग सारे वीडियोस में ये डिफरेंस एक्सप्लेन करूंगा ताकि चीजों को रिलेट करने में आसानी हो। हालांकि दोनों ही आर्केडिश है, लेकिन इन्फिनिटी वॉर्ड की जो मॉडर्न वॉरफेयर कैंपेन होती है उसमें किल टाइम बहुत कम होता है। जिसने पहले स्पॉट करा वो मोस्ट प्रोबेबली किल लेकर चला जाए, और जो टारगेटेड हुआ उसके बचने के चांसेस थोड़े कम है। तो ये एक फ्लॉ लगती है मुझे। लेकिन ट्रेआर्क की जो किल टाइम होती है, ब्लैक ऑप्स 4 में भी हमने देखा है और ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर में भी थोड़ी ज्यादा होती है, एचपी थोड़ी ज्यादा होती है। तो मान लीजिए हम एक अजीबोगरीब जगह पर रिस्पॉन कर जाते हैं लेट्स से, तो हमारे बचाव के लिए हमें थोड़ा सा वक्त मिलेगा। सपोज एनिमी टीम के बीच हम रिस्पॉन कर गए फॉर व्हाटसोएवर ग्लिच और एनीथिंग, तो हमारे बचाव के लिए हमें थोड़ा सा बैकअप टाइम मिलेगा, या स्टीम शॉट वगैरह मारकर हम थोड़े से खुद को रिवाइव कर सकते हैं सो दैट वी कैन कंटिन्यू द बैटल। तो ये एक अच्छी बात मुझे ट्रेआर्क के कॉल ऑफ ड्यूटी में लगती है, एंड दैट इज अ ग्रेट थिंग। क्लासेस की अगर मैं बात करूं, वेपन मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं, सो इट इज वे मोर पॉलिश्ड इन कंपैरिजन टू मॉडर्न वॉरफेयर गेम्स। आजकल जो लेटेस्ट ट्रेआर्क की तरफ से जो ब्लैक ऑप्स सीरीज के जो कॉल ऑफ ड्यूटीज बन रहे हैं उसमें वेपन्स काफी ज्यादा पॉलिश्ड यूज, वेपन मैकेनिक्स जो है वो बहुत ज्यादा पॉलिश्ड है इन्फिनिटी वॉर्ड या मॉडर्न वॉरफेयर के मुकाबले। ट्रेआर्क इज वर्किंग हार्ड ऑन दिस पार्ट, सो दिस इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा इस गेम के बारे में। तो ये एक बात है। अब हम समझते हैं आर्केडिश और टैक्टिकल के बीच क्या डिफरेंस होता है। बेसिकली आर्केडिश इज अ वेरी कैजुअल टाइप ऑफ गेम प्ले मोड। ज्यादा स्ट्रेटेजी में हमें मगजमारी नहीं करनी होती, यहां पे सिर्फ अपने फेवरेट क्लास या वेपन ऑप्शन सिलेक्ट करने होते हैं। अगर हम स्नाइपिंग अच्छा कर लेते हैं तो स्नाइपर्स, एसएमजी, एलएमजी, जो भी आपकी फेवरेट क्लास हो, पिक दैट अप। ज्यादा बस आपको स्ट्रेटेजी में ध्यान नहीं देना है, कुछ पर्क्स वगैरह या वाइल्ड कार्ड्स वगैरह आप ले लीजिए, सो बस एंड जस्ट मेक योर लोड आउट एंड जंप इनटू द बैटल। स्मॉल स्केल मैप, बस एक दूसरे के खिलाफ जंग लड़ते रहो। इन शॉर्ट, इन समराइज करें तो आर्केडिश मोड इज लाइक दिस।
ओके, सो दिस इज अबाउट द आर्केडिश गेम प्ले स्टाइल। लेकिन टैक्टिकल इज नॉट लाइक दैट। टैक्टिकल गेम प्ले आप में आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे आपने एक सीरीज का नाम सुना होगा, आर्मर। सो इट इज हाईली टैक्टिकल। उसमें आप जैसी रियल लाइफ होती है, इट इज काइंड ऑफ मिल सिम एक्सपीरियंस, यानी मिलिट्री सिम्युलेशन एक्सपीरियंस। तो बहुत सारी चीजों का आपको वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। इट्स अ कंप्लीट मिल सिम एक्सपीरियंस। आपकी स्टैमिना बूस्टर, फिर वेपन के अटैचमेंट को भी आपको स्ट्रेटेजिकली यूज करना होगा, क्योंकि स्नाइपर, अगर हम लॉन्ग डिस्टेंस स्नाइपिंग कर रहे हैं तो विंड उस पर बहुत बड़ी इंपैक्ट डालती है, तो वो चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। बहुत सारे अदर फैक्टर्स, अटैचमेंट, सप्रेसर रेंज, वेपन की सप्रेसर रेंज को कम कर देती है। छोटी छोटी बातों का वहां ध्यान रखना होता है। स्ट्रैटेजिक, बिकॉज दैट इज स्ट्रैटेजिक एक्चुअली, चूंकि वो स्ट्रैटेजिकल है ज्यादा, टैक्टिकल, इसीलिए टैक्टिकल कहा गया। टैक्टिक्स पे हमें स्ट्रैटेजिकली आगे बढ़ना पड़ेगा। और इन तमाम चीजों के बाद भी हो सकता है कि हम विद इन मिली सेकेंड विल डाई, ऐसा भी होता है कई बार। तो वो अपने आप में एक मजा है। जो टैक्टिकल गेम प्लेस होते हैं, आपने शायद सुना होगा इंसर्जेंसी सैंडस्टॉर्म, वो भी एक बहुत बढ़िया गेम है। सो उनमें हमें थोड़ा ज्यादा स्ट्रैटेजिक होना पड़ता है। सो दैट इज वन इंपॉर्टेंट अप्रोच। तो टैक्टिकल वर्सेस आर्केडिश में ये डिफरेंस होता है। तो कॉल ऑफ ड्यूटी जानी जाती है उसके आर्केडिश स्टाइल के लिए। ज्यादा टैक्टिकल में हमें अपना दिमाग नहीं मारना, साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और ज्यादा मगजमारी नहीं करनी, बस क्लासेस लो और बस जंप इनटू एनी मैप एंड जस्ट एंजॉय। सो ये एक बढ़िया बात है। अब हम बात करेंगे द सिग्नेचर मोड, विच इज नोन एज द ज़ॉम्बीज़ मोड, ट्रेआर्क की सिग्नेचर मोड। अब ज़ॉम्बीज़ को रिव्यू करने से पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहूंगा। आप में से कईयों को शायद पता भी होगा। तो ये जो ज़ॉम्बीज़ मोड है ना, ट्रेआर्क ने इसे मजे में लॉन्च किया था। मैं बता रहा हूं, मजे में लॉन्च किया था। आपको एक लेजेंडरी गेम याद होगी कॉल ऑफ ड्यूटी की, जिसका नाम है कॉल ऑफ ड्यूटी वर्ल्ड एट वॉर। ओके, मैं सारी गेम्स लेकर आऊंगा इस चैनल पर। सो वर्ल्ड एट वॉर के एंड में जब कैंपेन खत्म होती है, तो हमें लगता है इट्स जस्ट लाइक ऑल अदर, क्रेडिट्स रोल अप हो जाती है। सो इट्स लाइक ऑल अदर यूजुअल गेम्स। लेकिन उसके बाद, कैंपेन की कंप्लीशन के बाद, हमें एक मिलता है एक सरप्राइज। यस, हमें एक सरप्राइज मिल जाती है। सरप्राइज का नाम है ज़ॉम्बीज। तो हम दरअसल, एक कट सीन पॉपअप होती है, वहां पे हम एक बंकर के बीच फंस जाते हैं। कट सीन पॉपअप होती है, उसके बाद हम एक बंकर के बीच फंस जाते हैं। और उस मैप का नाम था नाक्टर अनटॉटन, जर्मन फ्रेज। इसका मतलब है नाइट ऑफ द अनडेड, नाइट ऑफ द अनडेड, नाक्टर अनटॉटन। अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो तो माफ कीजिएगा। सो दिस इज अ जर्मन फ्रेज, नाइट ऑफ द अनडेड। तो वो मैप वाज द फर्स्ट मैप, और हमें एंडलेस राउंड वाइज राउंड सर्वाइव करनी होती थी। और हर एक राउंड कॉन्सिक्यूटिवली एक के बाद एक टफ होती जाती थी। जितना हम आगे बढ़ते थे उतनी वो कठिन होती जाती थी। ये चीज अभी भी मेंटेन है, राउंड सर्वाइवल जो भी है। और ट्रस्ट मी, ट्रेआर्क ने इसे मजे में छोड़ दिया था, मजे में लॉन्च किया था। उनके पास कोई ऐसा कॉन्टिजेंसी प्लान वगैरह ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये इतनी ज्यादा फैन फेवरेट हुई, इतना ज्यादा लोगों को मजा आया, और इतनी एक क्रीपी वाली फीलिंग आती है। इट वाज रियली सो इफेक्टिव। म्यूजिक और सारी चीजों की हम बात करें तो इट इज सो इफेक्टिव। और ये इतना ज्यादा फैन फेवरेट बन गया कि ये डिमांड बन गई कि ब्लैक ऑप्स सीरीज में हमें ज़ॉम्बीज तो चाहिए। फिर लेटर ऑन तो इन्फिनिटी वॉर्ड भी लाने लगी, इनफाइनाइट वॉरफेयर में भी ज़ॉम्बीज है, इन्फिनिटी वॉर्ड भी उसे लाने लगी। तो बहुतों ने कॉपी करा, लेकिन ट्रेआर्क की क्रिएटिविटी है, दिस क्रिएटिविटी गोज टू ट्रेआर्क। ये ट्रेआर्क की सिग्नेचर, इसीलिए मैंने कहा कि ये ट्रेआर्क की सिग्नेचर मोड है। तो उसके बाद से ब्लैक ऑप्स ज़ॉम्बीज में रिलीज हुई, बहुत सारे मैप्स रिलीज हुए, गेम प्ले मोड्स, पर्क्स, लोड आउट्स एंड व्हाट नॉट। बहुत सारी चीजें एक के बाद एक आती रही, और हर एक गेम के साथ ये ज़ॉम्बीज मोड भी डेवलप होता गया। और ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर इज नो डिफरेंट। यहां पे भी ज़ॉम्बीज मोड इज आउटस्टैंडिंग। हम दो सेगमेंट की बात करेंगे। एक आउटब्रेक मोड है, जो कि एक ओपन वर्ल्ड ज़ॉम्बी एक्सपीरियंस है। नंबर 2, राउंड बेस्ड जो ट्रेडिशनल मोड है, वो भी यहां अवेलेबल है। अब आपके प्ले स्टाइल पे डिपेंड करता है कि आप कौन से मोड पे ज्यादा टाइम स्पेंड करोगे। सबसे पहली चीज, राउंड बेस की हम बात करते हैं।
तो पहले zombies थोड़ी ज्यादा डिफिकल्ट हुआ करती थी क्योंकि मूवमेंट थोड़ा चॉपी होता था, स्लो होता था। अगर पुरानी कॉल ऑफ ड्यूटी, हम कोई भी पुरानी कॉल ऑफ ड्यूटी उठा लें, सो मूवमेंट थोड़ी स्लो होती थी, चॉपी होती थी। तो इसी वजह से गेम प्ले थोड़ा टफ हो जाता था, पर्क्स कम थे और बहुत सारी, और zombies भी बहुत जल्दी एडाप्ट हो जाते थे प्लेयर्स के स्टाइल के अकॉर्डिंग। और बहुत जल्दी राउंड 5 या 6 में ही zombies बहुत राउंड 5 या 6 से ही चीजें बहुत डिफिकल्ट होने लगती थी। वो अपने आप में एक मजेदार चीज थी बाय द वे। लेकिन समय के साथ ये चीज भी थोड़ी इंप्रूव होती गई, डिफिकल्टी और गेम प्ले के बीच एक बैलेंस लाया। ये कोल्ड वॉर में मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि अभी गेम प्ले उतनी चॉपी नहीं है, इट्स फ्लूइड गेम प्ले। अभी के जो लेटेस्ट कॉल ऑफ ड्यूटी है वो फ्लूइड है, तो उसके चलते वो एक्सपीरियंस हमें बहुत बढ़िया मिल रही है। तो इसी वजह से, और मैप भी काफी बड़ा है और हमें हमारे पास काफी सारा पर्क है उसे एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो चॉपीनेस वाली फीलिंग नहीं आती है। डिफिकल्टी और गेम प्ले के बीच एक बहुत अच्छा बैलेंस रखा गया, जिस वजह से बहुत टाइम तक हम इसे एक पर्टिकुलर मैच को एंजॉय कर सकते सोलो पर। और जैसा मैंने कहा कि अभी सोलो प्लेयर्स को ध्यान में रखा जा रहा है, जो पहले नहीं होता था। पहले zombies थोड़ी ज्यादा कोऑप सेंट्रिक हुआ करती थी बिकॉज टफ होती थी चीजें। सो इट्स बेटर एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले चार, काइंड ऑफ दैट सिनेरियो। लेकिन अभी हम वो नहीं कह सकते। आप सोलो पर भी किसी भी मैप पर 25-26 राउंड आराम से बना सकते हो, अच्छी स्कोर कर सकते हो, जल्दी जल्दी लेवल अप, प्रोग्रेशन भी जल्दी होगी इस वजह से। तो ये एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, ज़ॉम्बी में बहुत तेजी से प्रोग्रेशन होती है। अभी लाइव सर्विस होने की वजह से कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2019, कॉल ऑफ ड्यूटी ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर एंड कॉल ऑफ ड्यूटी वैनगार्ड, तीनों की एक कॉमन प्रोग्रेशन है। तो लेट्स से आपने ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर के बाद मॉडर्न वॉरफेयर खेला, ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर की ज़ॉम्बीज खेली आपने, उसके बाद जस्ट यू जंप्ड इनटू मॉडर्न वॉरफेयर मल्टीप्लेयर, तो वो प्रोग्रेशन वहां से कंटिन्यू होगा जहां पे आपने ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर को छोड़ा था। एंड उसके बाद आपने फिर वैनगार्ड की ज़ॉम्बीज खेली, सो वो प्रोग्रेशन वहां पर भी कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये तीनों गेम एक लिंक में चलती है, कॉमन प्रोग्रेशन सिस्टम, ठीक है। अब कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 से एक डिफरेंट फेज बना, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया बात लगी कि अगर आपको प्रोग्रेशन करनी है, फास्ट प्रोग्रेशन करनी है, 3-4 ज़ॉम्बीज के मैच खेलेंगे हम, आराम से प्रोग्रेशन हो जाएगी बहुत। बैटल पास, ऑल्दो आई डोंट सपोर्ट माइक्रो ट्रांजैक्शन, मैं हर एक वीडियो में इसके बारे में डिस्कस करता हूं, आज की वीडियो में भी डिस्कस करूंगा। माइक्रो ट्रांजैक्शन इज प्लेगिंग द कम्युनिटी, द गेमिंग इंडस्ट्री। तो बैटल पास इज अगेन, यू नो, इट्स लिंक टू द माइक्रो ट्रांजैक्शन। बैटल पास यानी माइक्रो ट्रांजैक्शन। सो बहुतों का ऐसा एम होता है, ऑब्जेक्टिव होता है कि बैटल पास प्रोग्रेशन जल्दी जल्दी हमें करनी होगी, अदरवाइज सीजन के बाद बैटल पास एक्सपायर हो जाती है, न्यू बैटल पास आ जाती है। कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल में भी शायद आपने ये चीज एक्सपीरियंस करी होगी, तो इसलिए जल्दी जल्दी प्रोग्रेशन करना होता है। तो ज़ॉम्बीज इज अ हेल्पफुल गेम प्ले मोड, यू कैन से। लेकिन वही लौट कर आते हैं हम उस माइक्रो ट्रांजैक्शन की बात पर। सो माइक्रो ट्रांजैक्शन, जैसे मैं अपने पहले 2 वीडियोस में भी बात कर चुका हूं, अभी भी बात करूंगा, माइक्रो ट्रांजैक्शन इज अ प्लेग टू द गेमिंग कम्युनिटी, एक महामारी की तरह। हमें सपोर्ट नहीं करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट मेक्स नो सेंस। गेम प्ले स्किल को दबाती है ये, मुझे कहीं ना कहीं लगता है। पे टू विन स्ट्रेटेजी की तरफ डेवलपर्स का ध्यान ज्यादा जा रहा, मतलब पैसा फेंको तमाशा देखो काइंड ऑफ। तो पे टू विन होती जा रही है। किसी ने एक बहुत ओवरकिल बंडल परचेस कर लिया और फिर बस वो डोमिनेट करता रहेगा मैच के दौरान। जो बेचारे स्किल्ड प्लेयर्स है, जिन्होंने अपना बहुत टाइम एंड मेहनत उसके पीछे इन्वेस्ट करी, वो कहीं ना कहीं डिप्राइव हो रहा है उनके चलते। मैं किसी की यहां गलती नहीं निकाल रहा। इट इज द प्रॉब्लम विद द डेवलपर्स, इट इज अ प्रॉब्लम विद द डेवलपमेंट, इट इज अ प्रॉब्लम विच इज एक्चुअली प्लेगिंग द कम्युनिटी। अगर शॉर्टकट होगा तो बहुत कोई शॉर्टकट लेना चाहेंगे फॉर श्योर, लेकिन माय क्वेश्चन इज, गेम तो स्किल पे होनी चाहिए, पैसों पे नहीं होनी चाहिए। हाँ, वैसे भी हमने तो पैसे पे करके गेम खरीदी है, वैसे भी कॉल ऑफ ड्यूटी काफी महंगी आती है, बैटलनेट में तो और भी ज्यादा महंगी आती है, थैंक्स कि ये सारे गेम्स अभी स्टीम पर आने लगे। तो एनीवेज, वैसे भी सेल में भी प्राइस काफी ज्यादा होती है। फिर हम
एक दफा हमने पे कर रखा है तो दोबारा क्यों उस चीज के लिए पे करना? सो दैट इज वन ऑफ द लॉजिक आई डू नॉट सपोर्ट माइक्रो ट्रांजेक्शन एंड आई वोंट। इस वजह से मैं वॉर जोन की भी रिव्यू नहीं करता। मैंने इस बारे में बात कर रखी है अपने पिछले वीडियोस में, तो आप प्लीज उसे जाकर देख लीजिए। कई सारे, अगर हम मैप्स की बात करें तो सीजन्स के साथ ज़ॉम्बीज के तमाम मैप्स हमें देखने को मिले, बहुत सारे मैप्स हमें देखने को मिले हैं। सो भरपूर कंटेंट है, ऐसा आपको कभी कंटेंट की कमी महसूस नहीं फील होगी। वैराइटीज है। मेरा जो सबसे फेवरेट मैप है वो है फायर बेस जी। एक और मैप है दैट इज मॉर्डर टोटन। तो दोनों मैप मेरा बहुत ज्यादा फेवरेट है एंड मुझे एक्चुअली वो पुरानी ज़ॉम्बीज वाली वाइब्स आती है इन दोनों मैप्स में, पता नहीं क्यों। ओके, सो इसीलिए मुझे ये मैप्स अच्छे लगते हैं। लेकिन इसके अलावा भी आउटब्रेक एक गेम प्ले मोड है, आउटब्रेक, दैट इज एन ओपन वर्ल्ड ज़ॉम्बीज एक्सपीरियंस। तो एक बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड होगा, उसमें आपको बहुत सारे इवेंट्स करने होंगे। दैट इज अ ग्रेट एडिशन दैट डेवलपर्स हैव प्रोवाइडेड टू अस। तो ओवर एंड ऑल ज़ॉम्बीज इज अ वेरी फन एक्सपीरियंस। मुझे तो बहुत मजा आया ज़ॉम्बीज मोड खेलने में, ट्रस्ट मी, एंड इट्स टोटली वर्थ द टाइम। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात। अब आते हैं ओवरऑल वर्डिक्ट पे। सो माय ओवरऑल वर्डिक्ट फॉर दिस गेम इज अ 9.5 आउट ऑफ 10। अब मैंने इसे फ्रैक्शन में क्यों रखा, उसकी एक वजह है। इट कुड बी एन इजी 10 आउट ऑफ 10, लेकिन दो बड़ी समस्या है जिस वजह से ये 0.5 मार्क्स मुझे ना चाहते हुए भी डिडक्ट करना पड़ा। इनिशियली गेम के लॉन्च के दौरान इट हैड सिवियर क्रैश इश्यूज। ये ट्रेआर्क की पुरानी प्रॉब्लम है, अभी फिक्स हो चुकी है। उसे लगभग 6-7 मंथ्स लगते हैं फिक्स करने में। तो बेसिकली ट्रेआर्क बीटा में ही छोड़ देती है गेम। ये एक बड़ी समस्या है। तो लॉन्च पर मैंने भी बहुत सारे क्रैश इश्यूज फेस करे थे कैंपेन के दौरान, एंड दैट कंप्लीटली रूइंस द मूड। अगर आप एक अच्छे मोड पे हो और गेम क्रैशेस समवेयर, इट इज अनटॉलरेबल। तो ये एक चीज मुझे बहुत मतलब बुरी लगी और बहुत गुस्सा भी आया मुझे उस टाइम पे। गुस्सा आ जाता है, लाजमी है गुस्सा। गेम यू आर एंजॉयिंग इन द मिड्स इट जस्ट क्रैश्ड। क्रैश इज समथिंग विच इज अनोइंग। दूसरी, द सुपर शॉर्ट कैंपेन, इस वजह से भी मुझे मार्क्स डिडक्ट करना पड़ा। लेकिन बाकी सारी चीज इतनी बेहतरीन तरीके से यहां पोर्ट्रे करी गई है कि मार्क्स देने तो बनते हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज अ 9.5 आउट ऑफ 10 विच इज द फाइनल वर्डिक्ट, एंड दैट इज रियली वर्थ इट। आप सेल पर इसे खरीद सकते हो। वन मोर थिंग, ये गेम भी स्टीम पर अवेलेबल है। तो जैसा मैं अपने पहले वीडियो में भी बात कर चुका हूं कि बैटल.नेट में कई सारे डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स, स्पेशली डोमेस्टिक डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स नहीं चलते। तो वहां पर, तो ये गेम अगर आप पीसी पे एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो इसे आप स्टीम पर परचेस कर सकते हो। नंबर 2 इज द सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करूं, इट इज जस्ट लाइक मॉडर्न वॉरफेयर, डिसेंट सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। लेकिन यहां पर आपके पास अगर एक GTX 1060 हो तो बेहतर है। अदरवाइज अगर आपके पास GTX 1050 Ti या वैसा कुछ है, 4GB GTX 1050 Ti 4GB, ग्राफिक्स कार्ड की मैं बात करूंगा अलोंग साइड एन i5, i3 और i7 7th जनरेशन, उससे नीचे नहीं। मिनिमम दिस इज द थ्रेशोल्ड आई एम टॉकिंग अबाउट। हायर इज ऑफ कोर्स ओके। तो अगर 1060 से नीचे की अगर ग्राफिक्स कार्ड पे आप इसे खेल रहे हो तो आपको शायद रिजोल्यूशन स्केल कम करनी हो सकती है इन ऑर्डर टू बूस्ट FPS, फ्रेम्स पर सेकेंड। तो फ्रेम्स पर सेकेंड ज्यादा 60 फ्रेम्स पर सेकेंड पर खेलने के लिए शायद आपको डायनामिक रेजोल्यूशन इनेबल करना हो सकता है। तो बिकॉज इट इज मोर ग्राफिकली डिमांडिंग इन कंपैरिजन टू द मॉडर्न वॉरफेयर गेम्स। तो ये मुझे एक चीज लगी, बट ओवर एंड ऑल इट विल रन स्मूथली, और एल्स यू कैन ऑल्सो एंजॉय इट ऑन योर Xbox Series S। तो मैंने इसे Xbox Series S पर भी खेल रखा है, वहां भी धड़ल्ले से चलती है। यू कैन ऑल्सो एंजॉय इट ओवर देयर। सेल पे इस गेम को खरीदे, फुल प्राइस इज नॉट वर्थ इट। सेल पे इट्स ओके, आप खरीद सकते हो। एंड दैट इज व्हाट अबाउट ब्लैक ऑप्स कोल्ड वॉर। तो अगर आप यहां तक पहुंच गए हो तो जरूर मेरे रिव्यू से आपको बहुत मदद मिलती है। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज अगर आपको मेरे वीडियो से मदद मिलती है और आपको आइडिया मिलती है तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं यहां पर तमाम AAA गेम्स को खंगाल के रिव्यू करता हूं। और
आपको एक फैसले पे लेकर आता हूं कि क्या ये गेम आपको खरीदनी चाहिए, क्या आपकी हार्ड अर्न्ड मनी या आपकी वैल्यूएबल टाइम डिजर्व करती है ये गेम। ये सारी चीजों पर हम बात करते हैं और आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है कि क्या आपको ये गेम खरीदनी चाहिए या फिर नहीं। तो इसीलिए अगर आपको मेरे वीडियो से मदद मिलती है तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलता हूं आपके साथ एक और नए गेम प्ले रिव्यू के साथ। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, साइनिंग आउट, आडियोस।